गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे 2021 का, 2021 का। और चूंकि पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एजम्पशन क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, उसी के आधार पे सारे प्रश्नों को करना है। दो बातें अपने दिमाग में आप रखेंगे। कॉम्प्रहेंशन को पूरा पढ़ने के बाद ढंग से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैं ज्यादा इसलिए कराने पे फोकस नहीं किया क्योंकि प्रीवियस ईयर ही वो है जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन फ्यूचर, और संसार में कहीं कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर सारे प्रश्न मैं ही यहां करा दूंगा तो फिर आपके करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो मैंने 2021 को टारगेट किया है, 2021 के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। इसके अलावा यदि आप कॉम्प्रहेंशन करना चाहते हो तो 2011 से लेकर 16 तक उधर कर सकते हो। वैसे मैं आपको एडवाइज ये करूंगा, पीछे वाला भी देख लेना, लेकिन स्पेशली 19 का, 20 का, 22 का और 23 का, 19, 20, 22 एंड 23, 21 मैं करा दे रहा हूं जितने भी होते हैं। और मेरा भी फोकस ये नहीं होगा कि इसका प्रश्न का ये उत्तर रहा या ऐसे आ गया, क्योंकि प्रश्न के उत्तर ऑलरेडी नेट पर हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यूपीएससी की साइट पे सारे मिल जाएंगे आपको। तो आंसर पे फोकस नहीं करना। जैसे लोग क्या करते हैं, पढ़ाते वक्त आंसर पे फोकस रखते हैं। आंसर फोकस नहीं रखेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि हम सीख करके क्या हासिल कर पाए, कैसे हम निकालेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। और आज कॉम्प्रहेंशन की आखिरी क्लास है। इसके बाद अब आपको प्रैक्टिस करनी, जितनी कर सकेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हो, ये ना बोलो, ठीक है। और एक बात लास्ट में और एडवाइस कर दूं आपको कि आपको अब पूरी सी सेट की ड्यूरेशन में, जब तक आपकी जर्नी चलेगी यूपीएससी, जितने टॉपिक रीजनिंग के हमारे हुए हैं वो सारे आपको कॉपी में ही हैं, रिवाइज कर लेना। कॉम्प्रहेंशन लगभग आप सीख चुके हो, आज थोड़े से और पुख्ता हो जाएगा। और रही बात बेसिक न्यूमेरेसी की, तो मैं जानता हूं संसार में बड़ा कष्ट है। बेसिक न्यूमेरेसी के प्रश्नों को करने के लिए आप बस एक काम करना, 2011 से लेकर 2023 तक उन प्रश्नों के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना जो जनरल मेंटल एबिलिटी जैसे होते हैं। जैसे उसने कहा एक क्लास में 60 विद्यार्थी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/3 है, लड़कों में 1/4 बहुत लंबे हैं, लड़कियों में 1/5वां हिस्सा पीएचडी कर रही हैं, कुछ ऐसे करके देगा। तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं कि इसके लिए मैथ से करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगा के करने की जरूरत है। तो 60 है तो 20 और 40 ही होंगे, फिर फ्रैक्शन लगाते जाना, आंसर निकालते जाना है। और भी बहुत से प्रश्न आप पहले भी कर चुके हो। चलिए हम लोग चलते हैं कॉम्प्रहेंशन की दुनिया में। ये रहा पहला प्रश्न। यार बड़ा लफड़ा है जीवन में। पहले आप ये, हाँ, आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं, मैं टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज करता हूं, केवल व्हाट्सएप चलाने के लिए करता हूं। अब फेसबुक पे कभी कभी, तेज मैं कुछ नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी फिर आदमी बिजी रहेगा ना। अभी आप फ्लाइट में देखो, ट्रेन में देखो, यहां तक कि मैंने देखा है कि एक शादी फंक्शन में सब लोग आए हुए थे, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जयमाल पहना रहे थे, पूरे जीवन के लिए एक दूसरे के हो रहे थे, और जितने लोग बैठे थे दर्शक दीर्घा में सब अपना मोबाइल चला रहे। मतलब बहुत बड़ी हकीकत है। एक जगह तो मैं बताऊं, यही हरियाणा की घटना है, मैं गया, एक आदमी की डेथ हो गई थी। कुछ लोग घर वाले जो 4-5 थे आसपास बैठ के, औरतें रो रही थी, 6 लोग अपना अपना मोबाइल चला रहे थे, है ना, अपडेट कर रहे थे कि एक शोक सभा में आया हूं। आपको ये नहीं पढ़ना ऑप्शन, ये देखो, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर सर्वाधिक तर्क संगत, ध्यान देना, पूर्व धारणा भी है। और बस इतना हमें ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में पूर्व धारणा पूछेगा। और देखिए कितना बढ़िया ये आर्टिकल है यार, ये अंदर होगा।
ये लोग करेंगे, अब हम कहां खिसकाएंगे। और बड़ा करना है। एक टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है, ठीक है। सपोर्टिंग स्टाफ इसलिए होते हैं कि वो काम अपना ईमानदारी से करें। यूपीएससी ने मेंस में एक सिलेबस इंट्रोड्यूस किया, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। वो इसलिए पेश किया है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं आईएएस आईपीएस, वो अपने जीवन में कम से कम ईमानदारी तो बरतें। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हर आदमी मिलेगा अपना कष्ट रोता हुआ, तो मुझे अंबानी के बराबर सैलरी नहीं मिलती और काम वो कलुआ के बराबर भी नहीं करना चाहता, ठीक है। ये कष्ट है पूरे संसार में। तो यूपीएससी ने एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड इसलिए इंट्रोड्यूस किया। बाद में एक दिन एक सज्जन है, वो जो भारतीय शिक्षा परिषद के मेंबर हैं एनसीईआरटी में, उन्होंने मुझसे कहा कि तिवारी जी, क्या एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड मेंस में पूछने से व्यक्ति एथिकल हो जाएगा? हम कहा बिल्कुल नहीं होगा। वो सिलेबस तो और पढ़ेगा, पढ़ करके अपना काम करेगा। जरूरत तो इस बात की है कि बेसिक एजुकेशन में और लगभग भारत के हर डिपार्टमेंट में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहां एक स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए 1 मंथ की, 30 डेज की, कि लोग एथिक्स सीखे, एथिक्स और इंटीग्रिटी क्या कहती है। इंटीग्रिटी ऐसा नहीं है इंटीग्रिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हो, इंटीग्रिटी घर वालों के प्रति भी हो। तनख्वाह तो लेते ही हो घर वालों से, हर महीने खर्चा कहां से लेते हो? उन्हीं लोगों से। तो यही है इंटीग्रिटी, यानी मदर फादर के प्रति भी हमारी इंटीग्रिटी हो, परिवार के प्रति इंटीग्रिटी हो, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति इंटीग्रिटी हो, या आप जो काम करते हो उसके प्रति इंटीग्रिटी हो। आपका अपना ठेला है, सुबह उठिए, नहाइए धोइए, ठेला साफ करिए, सामान व्यवस्थित तरीके से रखिए, मार्केट में उतर जाइए। कई ठेले वाले हैं जो एक दिन में 50,000 रुपए कमा लेते हैं। इंटीग्रिटी। एक गोलगप्पे वाला है, उसके यहां लाइन लगा के, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं, चंडीगढ़ की बात बता रहा हूं, और गाड़ियां ऐसी करोड़ों करोड़ों की, और गोलगप्पे खाते 20 रुपए की, लेकिन उसके गोलगप्पे में जान है, इंटीग्रिटी है। तो कभी भी आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, ये मेरा एक लेसन है आपके लिए कि जो भी काम करें, जहां भी रहें, जिस जगह भी रहें, संसार में कहीं भी रहें, इंटीग्रिटी रखें। और याद रखें, चाहे वो भगवान हो, अल्लाह हो, वाहेगुरु हो, गॉड हो, कोई भी हो, वो मदद हमेशा उन्हीं की करते हैं जो इंटीग्रिटी रखते हैं। आप देख लीजिए, हिंदू धर्म में बहुत से हिंदू हैं, रात दिन मंदिर में पूजा करते हैं, उनका भला नहीं होता। कुछ लोग साल में 1 बार जाते हैं, उनका भला ही भला होता है, क्योंकि वो इंटीग्रिटी रखते हैं। ऐसे ही मस्जिद में रात दिन लोग नमाज अदा कर रहे हैं, परेशान है। कुछ ऐसे अपने ईमान के पक्के हैं, उनका ऊपर वाला भला कर रहा है, छप्पर फाड़ के देगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो किसी के प्रति हो, अपने प्रति हो, परिवार के प्रति हो, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हो, एजुकेशन के प्रति हो, इंटीग्रिटी रखें। आइए, तथाकथित धार्मिक संप्रदायों के, पढ़िए इसको ध्यान से। तथाकथित धार्मिक संप्रदायों के संबंध में खूब आराम से एक एक लाइन को मन में उतारो। मैं आपको बिल्कुल वैसे ही सिखा रहा हूं कि गर्मी के महीने में हम लोग सीसेट का पेपर दे रहे हैं। अब ये कॉम्प्रिहेंशन हमारे सामने छोटा है पर खतरनाक है, जितना छोटा होगा उतना खतरनाक होगा। अब जब एक एक लाइन को आप पढ़ें, एक एक शब्द को, तो उसको मन में उतारें, गहराई से ये सोच के पढ़ें कि किसी ने आपको लेटर लिख रखा है, वही मतलब। तो ध्यान से ही पढ़ोगे। तथाकथित धार्मिक संप्रदायों के संबंध में यदि
प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का आकलन करने के लिए कहा जाए तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो गलत हो। कितनी बड़ी बात बोला है ना। किंतु यदि वे एक दूसरे के धर्म का आकलन करते हैं तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो सही हो। क्या बात है ना। यही हकीकत, ये यूपीएससी ने पूछा है, मेरा नहीं है, ध्यान रखना। मतलब यूपीएससी ऐसा मानता है कि लोगों की ये अप्रोच है और ये सच भी है समाज का। और इसलिए धर्म के संबंध में संपूर्ण विश्व सही है या संपूर्ण विश्व गलत है। आप चाहो तो इसको एक बार फिर शांत मन से पढ़ सकते हो, एक बार और पढ़ लो मन में, और शब्दों पे पूरा फोकस रखना। कुल मिला के ये एक हमें जो लिखने वाला है वो क्या कहना चाहता है, लोग अपने वाले को सही कहते हैं और दूसरे वाले को सही नहीं कहते। और विश्व विविधताओं का है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग अप्रोच में है, तो उनका लेखक का मतलब है कि या तो फिर गलत है या तो फिर सही है। लेखक कुल मिलाकर की जो ये कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास धर्मों के बीच, इसको लेके परेशान है। जबकि हकीकत है कि एक तटस्थ होकर के व्यक्ति, तटस्थ मतलब न्यूट्रल व्यक्ति सारे धर्मों की, या यूं समझ लो कोई व्यक्ति का जन्म आइलैंड पे हुआ हो, वहां कोई धर्म न रहा हो और वो 20-22 साल का हो गया हो, पूरा एकदम समझदार यंग, अब उसके सामने सारे धर्मों की लिस्ट फाइनल कर दी जाए, यकीन मानिए तटस्थ होकर के जब वो एनालिसिस करेगा तो पाएगा सब तो सही है। और पानी समुद्र में ही जाके मिलता है। अलग अलग नदियां हैं जो अलग अलग पहाड़ों से निकलती है, अलग अलग मैदानी क्षेत्रों से आती हुई चलती हुई आती है और आकर के सब समुद्र में समाहित हो जाती। सारी नदियां पानी देती हैं, सारी नदियां जमीन को सिंचित करती हैं, सारी नदियों से फसल उत्पन्न होती, सबका काम एक ही है और लास्ट में आके समुद्र में मिलती। अब वो जो व्याख्या है वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से की जाती है। इसका कुल मिला के राइटर का जो मोटो है, यानी उसके दिमाग में जो है वो इसी तरह की बातें हैं। अब हम आते हैं एजम्पशन, आराम से पढ़ो। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी बने बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, यह बात तो उसने कही ही नहीं। अब देखो कितने स्मार्ट हो गए हो, फटाफट आएगा कब। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने धार्मिक संप्रदाय का प्रसार करे। ठीक है, धार्मिक संप्रदाय में मनुष्य के एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते हैं। यानी जो उसका मोटो वो कह रहा है कि सब अपने को तो अच्छा कहते हैं पर दूसरे वाले में बुराई निकालते हैं, जबकि लेखक का ये कहना है कि वही नदियां आकर के समुद्र में मिलती हैं। धार्मिक संप्रदायों में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जैसे अपने को हम अच्छा कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं बुरा, तो फिर एकता कहां रह जाएगी। यही है ना भाई। हिंदू धर्म में किसी से पूछा जाए तो सारी अच्छाई बता देगा, फिर वो मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म में बुराई बताएगा, सिख धर्म बुराई बताएगा। मुस्लिम धर्म वाले से मिले वो कहेगा बस मेरा ही सही है, संसार में सब गलत है, सारी प्रथाएं गलत है। क्रिश्चियनिटी में जाएंगे वो भी यही बताएंगे जो कुछ है यही है और संसार में कुछ नहीं है। तो उसका लेखक का जो मोटो था व्यंग करने का वो यही था कि धार्मिक संप्रदायों में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है, वो एकता को शामिल नहीं होने देना चाहते। ठीक है, एवरी पर्सन सेटिस्फाई। आप देख लो, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप आंसर तक आप पहुंचोगे। आगे बढ़े। कल सिखाया था ना कि इमोशन से निर्णय मत लिया करो। जैसे दो गलत हो गया तो ऐसा नहीं है कि तुम सब मैदान साफ करते जाओ, ध्यान से पढ़ो, वहां पे होल्ड पे रखो, है ना। ये तो दिख रहा होगा कि मैं पढ़ूं।
पहले ये पढ़ लीजिए। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पढ़िए। अच्छा, जो अपने ऑनलाइन वाले होते हैं ना, बहुत जल्दी में होते हैं। मैं जैसे बोर्ड पे लिखूंगा तुरंत लिख देंगे सर पढ़ लिए, क्योंकि इनको तो कुछ करना नहीं है। पढ़ लिए नहीं, कोशिश ये करो कि क्या इतनी छोटी सी लाइन के जो सामने कॉम्प्रेंशन है ये दिमाग में उतर पा रहा है कि नहीं। क्योंकि यूपीएससी की एक खासियत है, जब 2 लाइन सीधा लिखेगा, 2 लाइन टेढ़ा लिखेगा, फिर 2 सीधा लेगा, लास्ट तक आप यही नहीं समझ पाएंगे मामला कहां है ना। तो मामले को समझना जरूरी है। अब देखिए, यह निश्चित है कि राजद्रोह, युद्ध और विधि की अवहेलना, अवहेलना मतलब डिनाई करना, अथवा उल्लंघन को प्रजा की अनैतिकता पर उतना नहीं माना जा सकता। यदि कोई ये नेक काम कर रहा है, कहां से कर पाएगा कोई? यदि ये नेक काम कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अनैतिकता पर उतना नहीं बढ़ा जा सकता। दोषी तो है पर उतना दोषी नहीं है। तो दोष किसको दे रहा है? जितना कि उस अधिराज्य की बुरी स्थिति पर। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जन्मजात रूप से नागरिकता के लिए उपयुक्त नहीं होते, अपितु उन्हें नागरिकता के लिए उपयुक्त बनाया जाना चाहिए। अगर आपका राष्ट्र बहुत डेवलप्ड कंट्री है, जो बच्चा पैदा हुआ है वो तो खुराफाती ही होगा, धीरे धीरे आप उसको अपने हिसाब से ढाल दीजिए, अपितु उन्हें नागरिकता के लिए उपयुक्त बनाया जाना। इसके अतिरिक्त मनुष्य में नैसर्गिक मनोभाव सर्वत्र समान होते हैं। मनोभाव समझ रहे हो? वही। और यदि अनैतिकता अधिक प्रबल होती है और किसी राष्ट्रमंडल में दूसरे राष्ट्रमंडल की तुलना में अधिक अपराध होते हैं, तो यह निश्चित है कि पूर्ववर्ती राष्ट्रमंडल ने, किस पे फोकस करना है? ब्रिटिश पे है। पूर्ववर्ती राष्ट्रमंडल ने एकता के लक्ष्य के लिए पर्याप्त रूप से न तो प्रयास किया है और न ही पूर्व विचार करके अपनी विधि बनाई है। समझ गए? अब अंदर में उतर गया होगा, और इसलिए वह राष्ट्रमंडल के रूप में अपने अधिकार को बेहतर बनाने में विफल रहा। क्लियर है? उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। प्रत्येक अधिराज्य में राजद्रोह, युद्ध और विधि के उल्लंघन अपरिहार्य है। किसी भी अधिराज्य में सभी समस्याओं के लिए संप्रभु उत्तरदायी होता है, न कि जनता। ऐसे दुनिया चलती है, पर अलर्ट रहना है ना पढ़ते वक्त। वह अधिराज्य सर्वोत्तम है जो एकता के लक्ष्य के लिए प्रयास करता और जिसके पास सुनागरिकता यानी गुड सिटीजनशिप के लिए विधि। इसको भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं। कहां है? हाँ, जब 2 गलत हो गए हैं तो थोड़ा सा तो होश में रहो। 2 गलत तब तक कह रहे गलत है, गलत है। ऑनलाइन वाले तो कब से गलत कह रहे हैं। लोगों द्वारा अच्छा अधिराज्य स्थापित कर पाना, देखो ये ऑनलाइन वाले कितने अच्छे हैं, कब से इनका सी आ रहा है। अब आपने नोटिस किया, यहां सभी कार्यक्रम कर गया, यहां संभव कर गया, ये साफ साफ पता चल रहा है बाबा टाइप का है। सो ऑप्शन सी इज द। आप ये समझ लीजिए कि अगर एग्जाम में 15 कॉम्प्रेंशन आप हल करेंगे
तो मैं गारंटी देता हूं कि 8, 9, 10 तो ऐसे होंगे जो इस कीवर्ड पे आपके काम करेंगे। ठीक है, यही है स्मार्ट तरीका। आगे बढ़े। हाँ, बजा लो बजा लो। वहां पहुंचने के पहले हम आपको प्रश्न पढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। यानी अब जो परिच्छेद हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पूर्व धारणा पे हमें फोकस रखना। ये रहा परिच्छेद, पढ़िए। क्लियर। असमानता इस मूल लोकतांत्रिक प्रतिमानक का उल्लंघन करती है कि सभी नागरिक समान हैं। ठीक। समानता वह संबंध है जो कुछ एक मूलभूत विशेषताओं के संबंध में व्यक्तियों के बीच होती है, जिसे वे सामान्य रूप से साझा करते हैं। नैतिकता की दृष्टि से कहें तो समानता एक स्वतः निर्धारित सिद्धांत है। नैतिकता की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से नहीं। इसलिए प्रजाति, जाति, लिंग, संजातीयता, निःशक्तता या वर्ग जैसे आधारों पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, नैतिकता की दृष्टि कहती है। मानवीय स्थिति की ये विशेषताएं नैतिक दृष्टि से संगत नहीं है। मानवीय स्थिति की ये विशेषताएं नैतिक दृष्टि से संगत नहीं है। यह विचार कि व्यक्तियों के साथ समान पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, न केवल इस कारण से कि इसमें कुछ व्यक्तियों के पास कुछ असाधारण विशेषताएं अथवा प्रतिभा होती है, जैसे इनमें से कुछ एक व्यक्ति कुशल क्रिकेट खिलाड़ी, प्रतिभाशाली संगीतकार अथवा विख्यात साहित्यकार होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे सभी मनुष्य हैं। अब सामान्य बुद्धि नीति का अंग बन गया है। अब आप पहले इसको पढ़िए। समानता लोगों के लिए समाज में बहुविध व्यवहारों में आत्मविश्वास साथ भाग लेने की एक पूर्वापेक्षा है। बिल्कुल। असमानता का होना लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए, ये कहीं नहीं कहा है। सभी नागरिकों के समान होने का विचार ऐसा है जिसे किसी लोकतंत्र में वास्तव में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।
समानता के अधिकार को हमारे मूल्यों और दिन प्रतिदिन की राजनीतिक शब्दावली में समाविष्ट किया जाना चाहिए। अब नोट करना, 1 मिनट। अब ऑप्शन पे आओ, ऑप्शन सारे डबल डबल हैं। मैं चौथे को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पर ऑप्शन सारे डबल डबल हैं। इसका मतलब सिंगल पहला तो सही होगा नहीं, और दूसरा तीसरा का काम लग चुका है, तो कौन होगा? 1 और 4 ऑप्शन। अब चौथे को मैं साबित भी कर देता हूं। समानता के अधिकार को, दरअसल पैरा यही कहना चाहता है, हमारे मूल्यों और दिन प्रतिदिन की राजनीतिक शब्दावली में समाविष्ट किया जाना चाहिए। यही तो कहना रहा है कि समानता का अधिकार अगर मूल्यों में समाहित हो जाएगा, फिर बहुत डिस्प्यूट नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कल क्लास में मैंने चर्चा भी किया था कि एनसीईआरटी में है भी और आज भी हमारे समाज में है। भाषण देना अच्छी बात है, हकीकत कुछ और है आज भी। और आप असमानता छोड़िए, सबसे बड़ी असमानता तो हर घर में है। कोई जनरल है, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, या किसी भी कैटेगरी में आता है। आप ये देखिए, बाहर तो उनको जातीयता के आधार पर समानता की बात की जा रही है, लेकिन घर में बेटा है और बेटी है, उसी में देखिए डिस्क्रिमिनेशन, और ठीक ठाक डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा नहीं है। बेटे के अपने अलग मौलिक अधिकार हैं, बेटी के अपने अलग मौलिक अधिकार है ना? आपने नोटिस किया होगा, ऐसा नहीं है। ये सब घर की स्थिति है। अब ये दूर कैसे होगा? कानून इसे दूर नहीं कर सकता। मूल्य और नैतिकता, जब हर व्यक्ति के अंदर ये मूल्य बन जाएगा कि समानता सभी मनुष्य का नैसर्गिक अधिकार है, ये मूल्य होगा, तो बेटा बेटी में अंतर नहीं होगा। जब घर में अंतर नहीं होगा, धीरे धीरे बाहर में भी यही सोच बनेगी। आप जब एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड में जहां एटीट्यूड पढ़ोगे, एटीट्यूड में पढ़ोगे कि एटीट्यूड का निर्माण जो होता है, एटीट्यूड मतलब नजरिया, नजरिए का निर्माण समय के साथ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे नजरिया क्या होता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, यार आवाज धीमी है क्या? नहीं, जोर बहुत लग रहा है, थोड़ा सा बढ़ाओ। क्योंकि इस क्लास के बाद एक क्लास और होती है, पता चला सारी बैटरी इसी में खत्म हो गई, उसके बाद रेड बैटरी रहती है 2 घंटे की क्लास में। तो मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि एटीट्यूड होता क्या है, नजरिया। ये इसलिए दे रहा हूं कि ये प्रसंग हम लोग यहाँ चर्चा किए हैं। नैतिकता की बात हो रही है तो नजरिए की भी बात होगी। नजरिया को हम कैसे समझते हैं, आप समझना। आप लोग बचपन में अगर कभी ग्रामीण एरिया में गए होंगे, गांव में ही है, गए हो? नहीं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं, मान लिया कोई अंबानी का बेटा बेटी बैठा हो, नाराज हो जाए। वैसे तो मुझे पता है, देसी आदमी देसी जैसा दिखता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि दादाजी के परिवार में या नाना जी के परिवार में जब आप छोटे रहे होंगे, तो गांव के किनारे पे कहीं कहीं बांस का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ रहा होगा। 1-2 खंडहर मकान रहे होंगे। गांव के आसपास दूर कोई एक आध खंडहर, किला टाइप का, हवेली टाइप का रहा होगा। बचपन में एक बात सिखा दी जाती है, उधर मत जाना, चुड़ैल रहती है या भूत रहता है। अब आप ध्यान से सुनना, अब आप इसकी कल्पना करो, उन्होंने आपको बता दिया। यही है एटीट्यूड। आपने अपनी आंखों से कभी भूत नहीं देखा, कोई नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, किसी ने भूत को साक्षात्कार नहीं देखा है, मतलब अपने सामने नहीं देखा है, और ना ही कम्युनिकेशन किया है भूत से, है ना? बचपन में तो मैं कहानी पढ़ता था, भूत ऐसे होते हैं कुछ भी लाके दे सकते हैं, मतलब जो मांगोगे। तो मैं रात में कई बार 12-1 बजे उठ करके निकल जाता था साइड में, गांव में अगल बगल, कि अगर भूत मिल गया और दोस्ती हो गई, फिर कुछ करने की जरूरत। अब देखो एटीट्यूड होता क्या है। अब हमारे आपके दिमाग में बात डाल दी गई थी, आप यकीन माने बड़े होने के बाद भी
मैं ये नहीं कहता कि आप भूत से डरते हो। आप जा रहे हो, रात का अंधेरा है या गर्मी के महीने में दोपहर में सन्नाटे में सुनसान सड़क है, एक बड़ा सा पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, चबूतरा वहां बना हुआ हो, एटीट्यूड, आपके मन में वो बात आएगी ही आएगी। हाँ, और कई बार क्या होगा कि रात के सन्नाटे में जैसे आप जा रहे हैं, कोई पुराना मकान है, अगल बगल खंडहर हुआ है, वहां से बिल्ली की म्याऊं आवाज आ जाएगी ना, आत्मा हिल जाती है। दिस इज एटीट्यूड। ऐसे ही जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, वहां काले गोरे को लेकर बड़ा डिस्प्यूट रहा है, तो जो गोरे लोगों का परिवार होता है वहां बच्चों को सिखा दिया जाता है इनसे दूर रहना, खतरनाक होता है। अब क्या, बच्चा बड़ा होते होते मान लिया कहीं गया है, कहीं बैठा हुआ है, और उसके बगल जैसे वो व्यक्ति आके बैठेगा नाइजीरिया का, तो उसको देख के तुरंत वो अलर्ट मोड में आ जाएगा कि बड़ा खतरनाक होता है। यही है एटीट्यूड। एटीट्यूड धीरे 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 हमारा सेट कर दिया जाता है और उसी हिसाब के हम हो जाते हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा एटीट्यूड भी शार्प हो और साथ साथ एप्टीट्यूड शार्प हो। एप्टीट्यूड शार्प इतनी आसानी से नहीं होगा क्योंकि वो इनबिल्ड होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि एटीट्यूड बदलते बदलते, यदि आपके पास सही अपॉर्चुनिटी है, आपकी संगत सही है, आपकी सोच सही है, आपको प्रॉपर समझ, जैसे कहते हैं ना बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है कोई चार्ज कर देता है, अगर ये सिचुएशन है तो धीरे धीरे एप्टीट्यूड का भी निर्माण हो जाता है। एप्टीट्यूड क्या होता है? अप्रोच है। अप्रोच का मतलब जैसे हम कुछ बनना चाहते हैं तो उसी हिसाब से हम अपने आप को ढालते चले जाएंगे, यही क्या है? एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं अगली कहानी पे। पहले चलते हैं ऑप्शन पे। यार इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। कोई नहीं, आप पढ़ लो, पढ़ लो, ऑप्शन मैं लिखता हूं। अब मैं पढ़ता हूं। अभिजातीय शासन स्वयं को उस दायरे में अत्यधिक रूप से सीमाबद्ध करके विनष्ट कर लेता है। अब ये लाइन थोड़ी कठिन है ना। अब देखो यही है स्मार्ट तरीका। अब ऐसा नहीं बाबा की तरफ पूरा लास्ट तक पढ़ लो, फिर 10-15 बार पढ़ना पड़ेगा। ये लाइन थोड़ी सी कठिन है, एक बार बैक हो जाओ। इस बार दोबारा जब आप पढ़ेंगे, अभिजातीय शासन स्वयं को उस दायरे में अत्यधिक रूप से सीमाबद्ध करके विनष्ट कर लेता है जिस दायरे में सत्ता सीमित होती है। अल्पतंत्रीय शासन तत्कालिक धन प्राप्ति के लिए असावधानी पूर्वक संघर्ष कर स्वयं को विनष्ट कर लेता है। यहां तक कि लोकतंत्र के अतिरेक से लोकतंत्र भी स्वयं को विनष्ट कर लेता है। यानी हाइपरथेसिस, अतिशयोक्तिपूर्ण होने पे ये सारी बातें हो रही हैं। इसका मूलभूत सिद्धांत यह है कि पद धारण करने और लोक नीति निर्धारण करने का सबको समान अधिकार है। प्रथम दृष्टि में यह एक सुखद व्यवस्था है,
किंतु यह विनाशकारी बन जाता है। जैसे अभी क्लास में मैं पूछूं कि क्लास कितनी देर तक पढ़ानी है या संडे पढ़ानी है कि नहीं पढ़ानी है, तो दो तरह के मत उभरते हैं। आपने कभी देखा होगा, वो हम लोग संयुक्त परिवार और एकल परिवार में ये बात पढ़ चुके हैं। ये लाइन हमें ये निर्देश करती है, यह सिद्धांत की पद धारण करने और लोक नीति निर्धारण करने का सबको समान अधिकार है। प्रथम दृष्टि में यह एक सुखद व्यवस्था, किंतु यह विनाशकारी बन जाता है, क्योंकि लोग समुचित रूप से शिक्षित नहीं होते। समझ गए? अपनी अपनी प्रथा लेके बैठे रहेंगे कि वे उत्तम शासकों, सर्वाधिक पूर्ण विवेक मार्ग का चयन कर सके। लोगों में समझ नहीं होती और वे केवल वही दोहराते हैं जो उनके शासक उन्हें कहना पसंद करते हैं। ऐसा लोकतंत्र निरंकुश शासन या स्वेच्छाकारी शासन हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन है नहीं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बोर्ड पर लिखूं और या तो मैं बोलूं। अरे ये भाई लोग भी हैं। निम्न में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। पहला, मानव समाज शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करते हैं। पहला है ये, पहला मतलब ए। बी, अपने मूलभूत सिद्धांत के अतिरेक के कारण शासन के किसी भी रूप का शासन के किसी भी रूप का अपकर्ष हो जाता है। सभी नागरिकों की शिक्षा ही पूर्ण
कार्यात्मक और धारणीय लोकतंत्र को सुनिश्चित करती है। शासन का अस्तित्व एक कोई इसमें ज्ञान दे रहा है कि बात यह है कि 50 वर्ष वाले भी ज्यादातर पुरुष वाइफ के मरने के बाद शादी कर लेते हैं। अब अगर किसी ने गलती से भी मेरे से पढ़ा होगा, गलती से भी मान लिया है ना, उसका आंसर आ गया होगा। गलती से पढ़े हो तो बताओ क्या होगा आंसर। कहाँ है वो ए वाला, कहाँ है? सुधरोगे नहीं? अब आज क्या ही चुटकुला सुनाऊं। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई। देखो बड़ा साफ साफ क्लियर था, मानव समाज शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करते हैं, ये तो बात कही नहीं गई है। सभी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आपको अंदर से आ रहा होगा कि आई कैन डू, है ना? अब आपको लग रहा होगा अब सी सेड फेल नहीं होंगे। दरअसल हमें इस लेवल के समझ की जरूरत होती है। क्या कर अभी फेल होगा? मैं जानता हूं ये नहीं कहा होगा, ये जो साथ वाले होते बड़े खतरनाक होते हैं। और याद रखना, जितने लोग क्लास में साथ में पढ़ रहे हैं, दोस्त बने हैं, इनको कभी अपनी शादी में मत बुलाना। लड़के भी लड़कियां भी, ये क्या करेंगे, वहां जाएंगे, इनको लगेगा बस अपना वाला ही तो है, वही दूल्हा है। और जो दूल्हा होता है वो एक दिन का राजा होता है, प्राइम मिनिस्टर, तो उसी का शासन होता है वहां पे। तो अब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का दोस्त है, किसी को क्या समझेगा? पता चला गया किनारे में थोड़ा सा 2 पैग लगा भी लिया, अब आया स्टेज पे, अब आप बैठे, आप देख के समझ तो गए। आते ही कहा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो?
आप कहोगे नहीं नहीं यार तू मेरा दोस्त है, नहीं नहीं आज से प्यार बट गया, अब तुम भाभी जी को आधा दोगे, ठीक है। फिर कहेगा यार तू तो बोला था कि वो, अब इतने में आप फंस जाओगे। तो कभी भी शादी का रूल है, जितने परिचित हो स्कूल लाइफ के, कॉलेज लाइफ के, कोचिंग के, इनको बताओ भी ना। अब फेसबुक पे बिल्कुल मत डालना, नहीं ये पहुंच जाएंगे। शादी हो जाए, 2-4 बच्चे हो जाए, जब पूरी टीम खड़ी हो फेसबुक पे डालो मैं और मेरी टीम। अच्छा तब तक उनके पास भी अपनी टीम होगी, तो एक टीम दूसरे टीम पे अटैक, समझ गए, ये फार्मूला इस्तेमाल करना। चलिए अब हम लोग एक नई दुनिया में चलते हैं, अगले प्रश्न पे। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक निर्णायक संदेश, बातें सब वही है, यूपीएससी बस बेवकूफ बनाता है सब शब्द बदल के। मर्म, निर्णायक संदेश, पहुंचना एक ही जगह, कहां, समुद्र में, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं इसे, हिंदी में है, ध्यान देना। नो डाउट इसकी जो शब्दावली है थोड़ी सी कठिन है, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं। हिंदी की ये खासियत इसलिए कठिन है क्योंकि इस पे काफी डिस्प्यूट भी हो चुका है, कई बार विवाद भी हुए, पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। इंग्लिश में पेपर सेट होता है और उसको जो है गूगल से ट्रांसलेट कर दिया जाता है। आप ताजुब करेंगे कि पिछले काफी टाइम से जब यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया है, लगभग मैं 65 से 70 कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, उसमें सिर्फ एक कैंडिडेट हिंदी में इंटरव्यू दिया है, सिंगल कैंडिडेट। और 65-70 के आसपास जो ये कैंडिडेट थे, इनमें से 95% ये थे जिनकी मदर टंग जो है हिंदी है।
मदर लैंग्वेज हिंदी है। और ऐसा भी नहीं है कि जो ये इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के दृष्टिकोण से कि इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, पर नो डाउट ये सिस्टम है। और ये सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे देश के जब ब्रिटिश आए थे, उन्होंने इसका बीज रोपण तो कर ही दिया था, अब फसल बन के तैयार हो गई है। उन्होंने ऐसा क्यों किया था कि अगर भारत का अपनी एक भाषा होगी, अब तो भारत का कल्चर भी फिर एक हो जाएगा, फिर भारत में डिस्प्यूट नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। तो इतने बड़े भारत को कंट्रोल में करने का एक ही तरीका था कि इनकी जो यूनिवर्सल लैंग्वेज हो वो हमारी हो, उन्होंने कर दिया। अलग अलग है, कभी हिंदू मुस्लिम विवाद हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम का मामला शांत होगा तो उत्तर और दक्षिण भारत का हो जाएगा, फिर कन्नड़ और तमिल का हो जाएगा, बंधने नहीं देंगे। और यही कारण है कि आप ये समझ लीजिए कि जो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश होती है वो परफेक्ट इतनी नहीं होती जैसा कि ग्रामर की दृष्टि से हो, लोग यूज करते हैं, वहां बस ये कि अपनी बात पहुंचाना है। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि उसका कारण ये है। अब जैसे देखिए, ऐसी रिपोर्ट आई है कि बाजार में बेची जाने वाली कुछ प्रति जैविक, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, मतलब अलग औषधियां, अगर ब्रैकेट में वो एंटीबायोटिक्स न रखे तो सब कुछ एंटी हो जाएगा, है ना। मेरे कहने का मतलब कि आपको इतनी इंग्लिश पता हो कि अगर यहां एंटीबायोटिक्स न लिखता और आप इस पे टकराते, तो चूंकि यूपीएससी में क्या होगा, जो पेपर होगा एक साइड में इंग्लिश एक साइड में हिंदी होता है। नो डाउट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन पढ़ के चले, लेकिन कहीं कहीं फंसने पे आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। इसके पहले जितने कॉम्प्रेंशन थे, भाषा उनकी भी क्लिष्ट है, कठिन है, पर उतनी कठिन नहीं थी जितनी की हो सकती है। हमेशा याद रखना, जब एनवायरमेंट, इकोलॉजी या मेडिसिन सेक्टर, यहां से कोई कॉम्प्रेंशन होगा, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम भी यूपी आईएएस के साथ, सिविल सर्विस के साथ ही होता है, तो जो कॉम्प्रेंशन होते हैं वो ज्यादातर पर्यावरण से संबंधित होंगे। और वन, पर्यावरण या एनवायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जब भी कोई भी आर्टिकल होगा तो इंग्लिश में समझ में आएगा, जब उसे ट्रांसलेट कर देंगे गूगल में तो हिंदी में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो हमारे पास साथ जो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उनको लिए एक मैसेज ये, तो हम रीजनिंग यानी जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के बिहार पे, जनरल मेंटल एबिलिटी जब मैं बोलूं तो आप उसमें बेसिक न्यूमरेसी इंक्लूड कर लिया करिए। अगर हम 30 तक पहुंच रहे हैं, फिर हम कॉम्प्रेंशन हमारे पास मान लिया 25 है या 28 है, तो हमारी ये चॉइस होनी चाहिए कि जो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, है ना, जियोग्राफिकल, जियोग्राफी वाले भी थोड़ा सा टफ हो जाते हैं, सोशल पॉलिटिकल भी बहुत से होते हैं आर्टिकल, तो हमेशा हमारी कोशिश सोशल और पॉलिटिकल आर्टिकल पढ़ने में होनी चाहिए, क्योंकि उनकी शब्दावली उतनी कठिन नहीं होगी। लेकिन अगर एनवायरमेंट, इकोलॉजी इससे रिलेटेड है या बहुत डीप जियोग्राफी से रिलेटेड है, तो उसको इंग्लिश में जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी भाषा एकदम भयानक हो जाएगी। तो हमारी ये चॉइस जरूर होनी चाहिए कि सिलेक्शन करते वक्त इसका हम ध्यान रखें। अब हमारे पास कोई रास्ता ही ना बचे, फिर तो फाइट करेंगे जैसे इससे करने जा रहे हैं, लेकिन देखना अभी ये कितना आसान हो जाएगा। ऐसी रिपोर्ट आई है कि बाजार में बेची जाने वाली कुछ प्रतिजैविक औषधियां यानी एंटीबायोटिक वृद्धि कारक यानी ग्रोथ प्रमोटर के रूप में, जैसे होता है ना कि आजकल अभी जिम जाओ ना, कभी भी, अभी आप पहले दिन गए नहीं हो, अभी साइकिल पर भी नहीं बैठे थे, तब तक पहलवान टाइप का एक ट्रेनर आएगा या लड़की होगी तो आएगी, आपको तुरंत प्रोटीन का डब्बा उब्बा लिखा देगी पूरा डिटेल में, है ना, मतलब शरीर में कुछ है ही नहीं, या बहुत ऐसे हैं जिनके पास प्रोटीन ही प्रोटीन है पूरे शरीर में, वो प्रोटीन कम करने गए हैं तो उनको भी प्रोटीन लिखा देंगे। तो दरअसल क्या है, प्रमोटर, कि आप ग्रोथ कैसे करेंगे, और इसका बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है इस समय, पतले को मोटा और मोटे को पतला बनाने वाले प्रोडक्ट का। जितना ब्यूटी का मार्केट है ना, रंग बदलने वाला कॉस्मेटिक का, उतना ही मार्केट मोटे को पतला और पतले को मोटा करने वाला है। अब बहुत जल्दी ही दिमाग वाली दवा आने वाली है मार्केट में, जिस दिन आ जाएगी हर व्यक्ति खरीद के पिएगा। ऐसा नहीं करेगा कि सुबह सुबह उठे, नहाए, है ना, थोड़ा सा वॉकिंग करे, दिमाग को एनर्जेटिक रखे,
पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, कोशिश करें थोड़ा सा गर्म पानी पिए, ये काम नहीं करेगा। मार्केट से मेडिसिन खरीदेगा, क्योंकि मार्केट प्रमोटिंग से चलता है। वृद्धिकारक प्रमोटर के रूप में कुक्कुट यानी पोल्ट्री और अन्य पशुधन को खिलाई जाती है। इन औषधियों के अधिप्रयोग से ऐसे सुपरबग और रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो बहु औषधियों के लिए प्रतिरोधी हों। इसका मतलब यह हुआ कि जो पोल्ट्री फार्म में मुर्गे होते हैं, मुर्गों का अपना अंडा नहीं, मुर्गियों का अंडा होता है, वो मैंने जानबूझ के बोला, थोड़ा सा क्लास बोर ना हो, है ना। तो उनके अपने अंडे होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर उनको इस तरह का मटेरियल खिलाया जाएगा, एंटीबायोटिक खिलाई जाएगी। आवाज आ रही पीछे? आवाज बढ़ाओ भाई। नहीं यार, जो मेरी ताकत लग रही है मैं आवाज धीमी कर देता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि आजकल एक ट्रेंड है ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदने का, ऑर्गेनिक फूड खरीदने का, लेकिन मिलावटी वाले इतने खतरनाक हैं कि उसमें भी लफड़ा कर देते हैं, है ना। आपको शायद जानकारी हो कि ये दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह सुबह एक हवाई जहाज आता है सब्जियां लेकर। हाँ, हवाई जहाज में सब्जियां लद करके आती हैं एयरपोर्ट पर। आती तो भारत से है बेटा, लेकिन जहां से भी आती हो प्योर ऑर्गेनिक होती है, उसमें ये बाहरी रसायन वगैरह नहीं डाला जाता, और वो बहुत महंगी भी होती है। और एयरपोर्ट पे हवाई जहाज लैंड करता है, ग्राहक पहले से फिक्स है, महंगी होंगी, खरीद ले जाते हैं। आप एक बात याद रखें कि जो हम बाजार के फल खाते हैं या सब्जियां खाते हैं या अनाज में भी यही हाल है। दाल आप खरीदने जाओ पॉलिश वाली मिलेगी, आटा लेने जाओ, आटे का जो कॉन्सेप्ट है रोटी खाने का, वो थोड़े से मोटे आटे का खाने का कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन आप देखो किसी जमाने हम लोगों के गांव में, परिवार में लोग, माताएं बहनें गेहूं धुल देती थी और बगल में आटा चक्की होती थी, वहां उसको पिसवा के ले आते थे, थोड़ा सा मोटा ले आते थे। नहीं, आज भी अब शहर में तो जो खा रहे हो आशीर्वाद का खा रहे हो। अब उसके बाद एक ऐसा ट्रेंड आया, देखिए मल्टीनेशनल कंपनियां पतला एकदम चिकना आटा कर दी, अब उसको रोटी खा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो आप खा रहे हैं अगर उसमें कोई भी ऐसा रसायन है तो आपके शरीर में जाएगा। और एक शब्द होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब किसी रोग के अगेंस्ट काम करने वाली दवा। तो होगा क्या कि जब आप इस तरह की दवाएं खाते रहेंगे या उनसे मिलावटी चीज खाते रहेंगे तो आपका शरीर किसी समय ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, कई दवाइयों का असर ही नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। कभी भी अगर आपका कोई पर्ची सर्जन हो, झोला छाप नहीं, एमबीबीएस, एमएस या एमसीएच, आप किसी सर्जन से मिलिए जो सर्जरी करता है, ऑपरेशन। और एक एमडी एनेस्थीसिया होते हैं जो बेहोशी की दवा देते हैं। आप दोनों से बात करिए तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग लोगों में ऑपरेशन के दौरान अलग अलग डोजेस की दवा बनाएगी। तो उसका बेस क्या होगा? कभी भी आपकी अगर सर्जरी हुई, भगवान करे ना हो कभी भी, ऊपर वाले से प्रार्थना है, लेकिन कभी यदि होगी आप जाएंगे तो आपको एक दिन पहले बुलाया जाएगा। पहली बात, बॉडी में जहां सर्जरी होनी होती है उसकी साफ सफाई होगी, क्योंकि डॉक्टर गंदगी होगी तो आपको इन्फेक्शन होगा। दूसरा, आपसे एनेस्थीसिया का डॉक्टर एक दिन पहले या उसके असिस्टेंट मिलेंगे, आपसे आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, क्या क्या खाते हो, क्या क्या पीते हो, कौन कौन सा नशा करते हो, कौन कौन सी गोली खाते हो। जैसे मैंने देखा कुछ लड़के या लड़कियों में एक ट्रेंड है, लड़कियों में ज्यादातर, कि वो जो ये पेन किलर नहीं होते, इसको 2-4 पत्ते रखी रहती हैं। जब कोई 19-20 होता है एक पेन किलर खा लेती हैं और खा के सो जाती हैं। लेकिन ये धीरे धीरे पेन किलर उनके बॉडी में एडजस्ट हो जाता है। जब उनकी सर्जरी होनी होगी, अगर उन्होंने हिस्ट्री नहीं बताई, मान लिया घर वाले खड़े उनके सामने नहीं बताए, आप मान लिया हफ्ते में 4 बोतल पीते हो, पापा खड़े हैं, ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर पूछ रहा है आपको, ना पीना तो दूर, मैंने आज तक शॉप नहीं देखी। अब उसी हिसाब से एनेस्थीसिया वाला आपका वो डोज बनाएगा। अब पता चला आपको डोज पे डोज दे रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, आप बेहोश नहीं हो रहे हो, आप हंसी मजाक कर रहे हैं, है ना। और मान लिया हल्का फुल्का बेहोश है, उसने कार्यक्रम खोल दिया और तब आप होश में आ गए,
याद रखना, ऑपरेशन के दौरान अगर आप होश में आ गए जब सिस्टम खुला रहेगा, फिर आपको चाहे जितनी दवा दें, काफी टाइम लगेगा आपको दोबारा बेहोश होने। फिर समझ लो कि जीते जी जो है पूरा संसार घूम जाता है। मेरे कहने का मतलब, आप कोई नशा करेंगे तो आपकी बॉडी जो है मेडिसिन का प्रभाव उस पर कम पड़ेगा। उसी तरह हम नशा अगर नहीं भी करते तो ये बाजार में मिलने वाली चीजें जो तमाम रसायनों द्वारा बनाई गई हैं या जिनमें रसायन मिलाए गए हैं, अगर वो हम खाते हैं तो हमारे शरीर की ये स्थिति होगी। आप पता कर लीजिए, आज के टाइम में आप किसी एमडी मेडिसिन के यहां जाइए। एक दिन में पता चला कि एक 15-16 साल का बच्चा उसको डायबिटीज है, शुगर जिसे कहते हैं, 15-16 साल के बच्चे को। और आजकल मतलब तमाम यंग लोगों में ये हो जा रहा है। इसके अलावा एक होता है थायराइड। जरा सा भी हाथ पैर में दर्द, आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो वो कहेंगे ठीक है आप थायराइड चेक कराइए। आप जैसे ही पैथ में भेजेंगे किसी पैथोलॉजी में, उनको पता है कि थायराइड ओके करना ही करना है, कर देंगे, अब आप दवा खाएं। तो मेरे कहने का मतलब इसका प्रभाव ये है। और आज इस क्लास के माध्यम से हम ये भी सीख लिए कि खाने पीने में बल्कि हम सिंपल रोटी खाएं, बाजरे की मोटे, यानी बस केवल रोटी बना लो, नमक से खा लो, आप स्वस्थ रहोगे। यानी मिलावट वाली चीजें हमारे पास ना हो, ये बचना है। ऐसी रिपोर्ट आई कि बाजार में बेची जाने वाली कुछ जैविक औषधियां वृद्धिकारक के रूप में कुक्कुट और अन्य पशुधन को खिलाई जाती। इन औषधियों के अति प्रयोग से ऐसे सुपररोग और रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो बहु औषधियों के लिए प्रतिरोधी हों और जो मनुष्य में भी प्रवेश कर सकते हैं। इससे सचेत होकर कुछ कुक्कुट पालन कंपनियों ने कुक्कुटों का तेजी से वजन बढ़ाने के लिए औषधियों का प्रयोग बंद कर दिया है। जब ये बातें आई तो कुछ समझदार लोग जो थे वो इस बात से अलर्ट हुए। जैसे क्या होता है, मुर्गा जितना फैला होगा उतना वजन होगा, उतना वजन होगा उतना पैसा आएगा। लेकिन कुछ समझदार या मोरल या कानून के डर से उन्होंने ऐसा काम शुरू कर दिया। 1990 के दशक से जब डेनमार्क ने प्रति जैविक वृद्धिकारक एंटीबायोटिक के प्रयोग पर रोक लगाई है, डेनमार्क ने रोक लगा दिया था, यानी प्रतिबंधित कर दिया था। प्रमुख शूकर मांस निर्यातक का कहना है कि अधिक संख्या में शूकर पैदा हो रहे हैं और पशुओं में भी रोग कम हो रहे हैं। शूअर, पिग। अब आप लोग मेंटली अपने आप को तैयार करना शुरू करो। मैं देख रहा हूं कुछ के आंसर पहले आ गए क्या, बिना ऑप्शन देखे। याद रखना, एक बात याद रखना, मतलब इमोशन से इसका उत्तर मत निकालना भावनात्मक तौर पे। भावनात्मक आंसर नहीं होना चाहिए, ये मैंने बता रखा है। आप चाहे 4 बार देख लो, जरूरत पड़े मैं दोबारा कॉम्प्रिहेंशन पढ़वा सकता हूं। आपके पास एक मौका है, अगर किसी को लगता हो कि वो सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहा है तो मैं दोबारा आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़वा सकता हूं, क्योंकि अब मैं पूछूंगा। इस बार बाबा वाला आंसर नहीं चलेगा, इस बार मैं पूछूंगा क्लास में।
ऑनलाइन वालों इमोशन में निर्णय न लो। हाँ सही है, इमोशन में निर्णय नहीं लेना। पढ़ना है या पढ़ना हो तो हाथ उठाओ। नहीं पढ़ना, पढ़ना है एक बार। अभी आए हो क्या? ठीक है, जल्दी से पढ़ना। सबसे पहले आपको ही बताना है आंसर, पढ़ो जल्दी। और आपके बाद वो पीछे वाला बच्चा। आपको भी इसका आंसर मैं पूछूंगा, ठीक है? अलर्ट पोजीशन पे रहो, आपसे भी पूछूंगा, ठीक है? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप, फिर आप। याद रखना, सर्वाधिक निर्णायक संदेश देना है, न तो ये निष्कर्ष है, न ये अवधारणा है, न ही ये तर्क है। याद रखना, इसमें इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जो टेक्निक सीखे हो, न तो ये अवधारणा पूछ रहा है, न तो ये तर्क पूछ रहा है, न ये निष्कर्ष पूछ रहा है। ये चाहता है आपको एक मैसेज देना, यानी इस पे किसी तरह के पूर्व प्रतिबंधित जो एक्सेप्शन थे वो लागू नहीं होंगे। याद रखना, ये निष्कर्ष नहीं है, ये संदेश देना है आपको। और संदेश अवधारणा नहीं होता, तर्क नहीं होता, निष्कर्ष नहीं होता, मैसेज होता है। और उस इसलिए उसके जो टर्म कंडीशन है वो इस पे लागू नहीं होते, ये अपने दिमाग में रखना। अब मैं समझता हूं कि लोगों का आंसर आ जाएगा, है ना? जो संकट था उससे लोग बाहर निकल गए। संकट यही केवल था ना। दरअसल मैंने कहा ना कि हमें हर चीज को एक ही तराजू पे नहीं देखना है, एक ही आईने में नहीं देखना है, यहां संदेश देना है, मैसेज। मैं अब आप ये बताएं, अगर कहा जाए कि आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज इज नॉट एजम्पशन, मैसेज इज नॉट कंक्लूजन, मैसेज इज नॉट आर्गुमेंट। मैसेज देना है, तो जाहिर सी बात है अगर ये एजम्पशन, आर्गुमेंट और कंक्लूजन नहीं है तो उसके टर्म एंड कंडीशन इस पे फॉलो नहीं होंगे। ऑनलाइन वालों, हाँ सही है, धीरे धीरे आ जाओ रास्ते पे, ठीक है? तो मैं समझता हूं आप लोगों की प्रॉब्लम कहां थी। ऐसा नहीं है, लोगों को पशुपालन उत्पादों के सेवन से बचना चाहिए, पशुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थों के स्थान पौधों से उत्पन्न खाद्य पदार्थों को प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत, ये तो कहीं कहा ही नहीं गया है ना? अब दो बातें हैं, पशुओं पर जैविक औषधियों के प्रयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर एंटीबायोटिक का प्रयोग प्रतिबंधित कर दोगे और किसी पशु पे चोट लग गई, घायल हो गया, बीमार हो गया, वो ठीक कैसे होगा? एंटीबायोटिक तो दी जाती है ना। वो कह रहा है पशुओं पर इनके प्रयोग प्रतिबंध होना चाहिए। जब प्रतिबंध लगा दोगे तो पशु तो मर जाएंगे, पशु भी बीमार होते हैं, है ना? पर आप लोगों का संकट ये केवल था, तो केवल के चक्कर में एंटीबायोटिक पे ही रोक लगा दे रहे थे, है ना? ऑनलाइन में भी कई विद्यार्थी जो लिख रहे थे कि इसमें तो केवल लिखा है, दरअसल ये संदेश है। अवधारणा, निष्कर्ष, तर्क जहां होगा वहां तो केवल, सभी, असंभव, अवश्य, निश्चित ही, इन शब्दों को से हम काम चलाएंगे। यही तो है यूपीएससी 2021 में डेवलप हो गया ना। उसके पहले के कॉम्प्रिहेंशन में इस तरह का नहीं देता था।
अब मैसेज देना है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, पहले आप देखेंगे प्रश्न। प्रश्न में है उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, 1 और 2। उपर्युक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं मान्य हैं या हैं? यानी अब हमें पूर्व धारणा पता करना है। कहां? यहां पर। नीति निर्माताओं और जन संचार माध्यमों, खूब ध्यान सुनना, नीति निर्माताओं और जनसंचार माध्यमों ने खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतों के लिए कई कारकों को दोषी ठहराया है। किसने? जो पॉलिसी मेकर हैं और अपने मीडिया वाले, जिसमें ईंधन की उच्च कीमतें, ध्यान देना कई कारक हैं, इसलिए इमोशन पे न ले लेना, ठीक है। जिसमें ईंधन की उच्च कीमतें, प्रमुख खाद्य उत्पादक देशों में खराब मौसम और खाद्येतर पदार्थों के उत्पादन के लिए भूमि का उपयोग शामिल है। खाद्येतर पदार्थ मतलब होता है जो खाद्य पदार्थ से जुड़े हुए लोग है ना, उपयोग शामिल है। फिर भी सर्वाधिक आबादी वाली उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि पर अधिक बल दिया गया है। सर्वाधिक आबादी वाली जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर खाद्य पदार्थों की मांग अधिक हो रही है, जबकि हालत इतने खराब है। इससे इस बात की बहुत अधिक संभावना बनती है कि इन देशों में अत्यधिक खपत से खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। आराम से देखिए।
यूपीएससी के ऑप्शन है ना। यूपीएससी का ऑप्शन के लिए सोशल मीडिया पे एक आता है, कभी कभी आप देखा है, 4 लड़कियां खड़ी होती है, उनमें सबका ABCD लिखा होता है ना, ऐसे ही ऑप्शन होता है। उसमें ये नहीं आदमी डिसाइड कर पाता कि शादी किससे करनी है, तो वैसे इसमें भी डिसाइड नहीं कर पाता हमें करना क्या है। चलिए अब देखते हैं। वैसे जो जिसने भी मेरे से कॉम्प्रहेंशन पढ़ा है इधर 4-5 दिन में, वो लगभग आधी लड़ाई तो लड़ लिया होगा, आधे में फंसा होगा अपने नादानियों की वजह से। अगर वो थोड़ा सा डेप्थ में चला जाएगा तो पूरी लड़ाई जीत चुका होगा। जैसे खाद्य पदार्थों के उच्च मूल्यों का एक कारण तेल उत्पादक देश है। एक कारण जो शब्द यहां दिया, इंग्लिश में इसका अलग मीनिंग होगा। एक कारण का मतलब तेल उत्पादक देशों को ही वो कारण मान रहा है, जबकि इसके अलावा भी बहुत से कारक हैं। तो पहला गलत। दूसरा, यदि निकट भविष्य में विश्व में खाद्य संकट उत्पन्न होता है तो वह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में होगा। नहीं, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है वो खरीद लेगी, पैसा है तो खरीद लेंगे। ना तो एक और ना ही दो। जो ये लाइन लिखा है एक कारण, इंग्लिश तो इसका है नहीं बेटा। इंग्लिश तो इसकी है नहीं, बट मुझे पूरा जहां तक अंदाजा है, ये जो एक कारण है ये ट्रांसलेशन की वजह दिख रहा है। कहने का मतलब वो उसको मुख्य कारण मान रहा है, एक कारण किसी को मुख्य कारण, जबकि एक मुख्य कारण की श्रेणी में नहीं आता। खैर ये आपकी गलती नहीं है। सुन रहा हूं। पहले आप ये पढ़ लीजिए, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष को सर्वोत्तर रूप में दर्शाता है। ध्यान देना, भाषा पे जाओ। सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष, इतना ही नहीं, ठीक है। अब इसमें एक से बढ़ के एक ढूंढना है। अब हम चलते हैं ऊपर की दुनिया में। अब आप इसे पढ़िए खूब ध्यान से।
बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर। इसके बाद एक और हम करेंगे, सीधा वहीं पे आएंगे, क्योंकि दिस इज द प्रैक्टिस सेशन। जो आपने सीखा है वो आपके काम आएगा। कौन सी पर्ची, ये वाली? ये वाली आपकी है? छोटी वाली बड़ी वाली? ये किसकी है? नहीं नहीं, ये छोटी वाली पर्ची किसने रखी यहाँ पे? आपको किसने दी थी? नहीं, घूम के दिखाओ। तुमने देखा ही नहीं? ये इसी की पर्ची है। अब या तो सही से बताओ कौन दिया था? ये इसी की पर्ची है। हाँ, बताओ। सुधरेंगे नहीं, नहाते नहीं है, लेकिन सवाल पूछेंगे टेढ़े टेढ़े। मैंने इतनी बार कहा कि नहा के आया करो क्लास में। चलो यहां फोकस करो। क्या ऐसी चला रहे हैं क्या? नहीं, नहाया है वो, मैं इसी मजाक कर रहा था। ठीक है। न केवल क्रेडिट कार्ड के विवरण और डाटाबेस जैसे अमूर्त डाटा के साथ कंप्यूटरों का संबंध उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, बल्कि भौतिक वस्तुओं की वास्तविक दुनिया और संवेदनशील मानव शरीर के साथ भी यह संबंध बढ़ रहा है। एक आधुनिक कार पहियों पर एक कंप्यूटर है, एक विमान पंखों पर एक कंप्यूटर है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आगमन से सड़क चिन्हों, एमआरआई स्कैनरों से लेकर कृत्रिम अंगों और इंसुलिन पंपों तक प्रत्येक वस्तु में कंप्यूटर शामिल हो जाएगा। इस बात का प्रमाण नगण्य है कि यह उपकरण यानी गैजेट इनके डेस्कटॉप समकक्षों की तुलना में अधिक विश्वास योग्य होंगे। इसमें प्रमाण नगण्य है। हैकर पहले ही यह प्रमाणित कर चुके हैं कि वे इंटरनेट जुड़ी कारों और पेसमेकरों का दूरस्थ नियंत्रण कर सकते हैं। एक फिल्म आई थी साउथ इंडिया की, ध्रुवा, उसमें जो है वो उसके शरीर में ही डाल देता है चिप, ऑपरेशन करवा के, और वो कोई मूवमेंट करता वहीं से कंट्रोल कर लेता है, सुन लेता है। साउथ इंडिया की ही खासियत है। वो हाइपर सोचते जरूर हैं, पर वो कई बार आने वाली घटनाओं को भी पहले ही सोच लेते हैं, है ना? पता है, पता है। और जो ये कंप्यूटर आदि, मतलब बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां, कारें आएंगी कंप्यूटर बेस पे। अब पता चला कार लेके आप जा रहे हो, अब किसी ने हैक कर लिया, प्रोग्राम कंफर्म, है ना? तो जब जैसे ही ये कार आ जाएगी, मैं साइकिल खरीद लूंगा, जहां जाना होगा 15 दिन में पहुंचूंगा, पर साइकिल से पहुंचूंगा, जिसका कंट्रोल अपने पास हो। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और नो डाउट हैकर्स जो है वो ये साबित कर चुके हैं कि कार्यक्रम कभी भी हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम ऑप्शन की दुनिया में। याद रखना, इस प्रश्न में क्या पूछा है हम लोगों से? सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न इतना आसान होने वाला नहीं है। कंप्यूटर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, इसको होल्ड पे कर लिया। ये तो साफ साफ यही मैसेज है, पूरे पूरे आर्टिकल का संदेश ही यही है। कुछ लोग इसको भी कटवाना चाह रहे थे क्या? एक आध जरूर खलीफा होगा। सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां साइबर सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेती हैं, पर करे क्या? डाटा सुरक्षा संबंधी कठोर नियमों की आवश्यकता पर ऑलरेडी है। कठोर नियम ऑलरेडी हैं, हर जगह, हर देश में नियम बना दिए गए हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम इसलिए होल्ड पे रोका कि जैसे तुरंत आपके दिमाग में क्लिक ना करेगा, तो जैसे आप इसको होल्ड पे रखेंगे साफ साफ दिखेगा डाटा सुरक्षा संबंधित कहां नियम नहीं है, हर जगह नियम है, बहुत से नियम बनाए गए। यहां तक एप्पल कंपनी जो अपना फोन बनाती है, वो उसमें तमाम तरह के फीचर लगा रखे हैं। ये सुरक्षा बात तो बहुत दिन से चल रही है ना।
और आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे चली गई कि कोई किसी को भी हैक कर ले रहा है, इसलिए मोबाइल इस्तेमाल बंद कर दो, है ना। आप ये जान लीजिए कि जितनी ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नो डाउट इस पे सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अनियंत्रित। हॉलीवुड इस पे कई फिल्में बना चुका है, मशीनें, कंप्यूटर। एक आई थी वो रजनीकांत की भी फिल्म जिसमें ऐश्वर्या राय है ना, रोबोट। हो गई मोहब्बत, मशीन को मोहब्बत हो गई, अपने मालिक की बात मानने से इनकार कर दिया, है ना। यानी इमोशंस, जब तक इमोशंस नहीं पैदा होंगे और मशीन में इमोशन पैदा नहीं हो सकता। संचार प्रौद्योगिकी की वर्तमान प्रवृत्ति भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। अब ये दोनों होल्ड पे हैं, ए और डी। अब इतनी जल्दी आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, दो तो एलिमिनेट हो गए, दो हैं। कंप्यूटर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, संचार प्रौद्योगिकी वर्तमान प्रवृत्ति भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर प्रतिपादित, याद रखना उसी परिच्छेद से प्रतिपादित, निम्नलिखित में कौन सा कदम सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। सर्वोत्तम रूप जो सारी चीजों को समाहित किए हुए हो। कंप्यूटर पूरी तरह से सुरक्षित, जैसे ही ये लाइन आप बोल देंगे तमाम चीजें उसमें समाहित हो गई, है ना। जैसे ही ये लाइन आप बोल देंगे पूरी तरह सुरक्षित रही है, फिर आपको उसमें पॉइंट गिनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कमी है, ये कमी है, इसी में सब कुछ इंक्लूड हो गया, ठीक है। आप बोली तो सही, पढ़िए। पढ़ लिया। अब मैं आपको बताता हूं, दोनों में अंतर दिखाता हूं, बस देखने की थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। संचार प्रौद्योगिकी की वर्तमान प्रवृत्ति भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। प्रभावित तो अभी भी कर रही है, अभी नहीं प्रभावित कर रही है। संचार यही कह रहा है ना, भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित करेगी, वर्तमान में प्रभावित कर रही है। अगर वर्तमान में ना कर रही होती तब तो हम कहते भविष्य में करेगी, वर्तमान में कर रही है। अब जाहिर सी बात है इसके और इसके बीच, अच्छा वर्तमान में कर रही है और हम ये भी जानते हैं कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, बहुत सी चीजें हैं, और ये प्रभावित करेगी नहीं, कर रही है, इसलिए कट गया। दूसरा, आप जैसे ही एक लाइन बोल देंगे कंप्यूटर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, तो सारे डर भय इसमें समाहित हो गए, बस सिंपल सा। तो भी यही होगा, वो तो यूपीएससी भाषा की वजह से घुमाता है, ठीक है। संचार प्रौद्योगिकी की वर्तमान प्रवृत्ति एट जो प्रेजेंट है भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। आप ये देखिए वर्तमान में भी तो कर रही है, पढ़िए। इंटरनेट से जुड़ी कारों और पेसमेकरों का दूरस्थ नियंत्रण कर सकते हैं। हैकर पहले ही यह प्रमाणित, पहले से प्रमाणित है। मैंने कहा ना, देखो कॉम्प्रहेंशन को करने के लिए इमोशन की नहीं समझ की जरूरत होगी। अब सवाल है, ये क्लासरूम है, यहां मैं हूं, डिस्कस हो रहा है, वहां क्या होगा। वहां का सिंपल तरीका यह है कि आप उनको होल्ड पे रखें, और होल्ड पे रख के जब आप गहराई से सोचेंगे तब आप परफेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। यह बहुत बड़ा सत्य है, ठीक है। एक और करवा दूं।
पहले चेक कर लूं प्रश्न सही है कि नहीं। हाँ, 2 प्रश्न है, इसी इतने से संबंधित है। ये यही अपने आप में अभी जीवन ले लेगा। इसी पैसेज इस इतने लाइन से वो 2 प्रश्न पूछा यूपीएससी 2021 का ही प्रश्न है। प्रश्न भी तो देख लो। ठीक है, पर्याप्त कष्ट है, ऐसा नहीं है। फिर पढ़ लो। अधिकांश लोग सहमत होंगे कि शायद ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी। याद रखना, सत्य बोलने से हानि कहां होगी? अधिकांश लोग सहमत होंगे शायद कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी। जानबूझकर असत्य बोलना गलत, यहां तक कि सर्वाधिक सत्यवादी लोग संभवतः बहुत सारे असत्य बोलते हैं जिन्हें अर्थ विषयक सिमेंटिक असत्य माना जा सकता है। जैसे अस्वस्थामा मरो, असत्य था, है ना, वो था अर्थ विषयक असत्य। ठीक है, उनके शब्द प्रयोग में कुछ मात्रा में असत्य होता है जो कामोवेश सोचा समझा होता है। बड़ी बढ़िया लाइन है ना। हम लोगों के साथ भी यही होता है ना कि जैसे घर में मान लिया पापा आए, पूछे किसने तोड़ा, आपको पता है, आपने पापा से कहा पापा मैं बाथरूम जा रहा था, जानबूझ के बोला गया है ना, आपने बातों को घुमा दिया। जैसे आप किसी को कोई मैसेज किए थे, कहीं बुलाए थे, और जहां बुलाए थे आप पहुंचे, वहां मम्मी पहुंच गई, तो मम्मी पूछेंगे यहां कैसे आना हुआ, तो आप कहोगे कोई नहीं मम्मी, इधर से गुजर रहे थे, सोचा ये सामान ले लूं। जबकि आप झूठ बोल रहे हो ना। चीजों को घुमा देना, जहां आप उसको बुलाए थे वहीं सामने जो है शॉप है बुक की, अब आप वहां पहुंचे तो बुक खरीदने चले गए। आपने बुक, या ऐसे समझ लो कि आज आपको बुक भी खरीदना था, आपने किसी को बुलाया भी था उसी सेम शॉप पे। आप दुकान पे पहुंचे, मम्मी पहले से पहुंच गई हैं, तो मम्मी ने कहा अरे तुम यहां कैसे, तो आपने कहा कोई नहीं मम्मी, वो बुक लेने के लिए आए थे। अब ध्यान देना, बुक तो आप लेने गए हो, दिस इज ट्रू, पर जो बुलाए हो उसके बारे में कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, और तब तक जिसको बुलाए थे वो आ भी गया या आ गई, तो आपने तुरंत मास्क निकाला, यहां तक लगा लिया, है ना। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे मुंह पे हाथ रख लेते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करते हुए, जैसे वालिया ऐसे खड़े हैं, इधर कोई आ गया तो ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे घूम के निकल जाएंगे। कभी देखा है? लोग बड़े खलीफा होते हैं, कोई ना कोई तरीका निकालते हैं। चलिए
इस परिच्छेद के प्रथम अंश में किस विचार का उल्लेख किया गया? प्रथम अंश जो पहला हिस्सा है, दो हिस्से में। असत्य बोलने के संबंध में सहमति, असत्य बोलने के संबंध में असहमति, सत्य बोलने के संबंध में असहमति, सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध में असहमति। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी आदत अच्छे लोगों में बहुत पाई जाती है? सत्य और असत्य को मिश्रित करना, तथ्यों का मिथ्याकरण, सत्य का संपूर्ण छिपाव, मैं समझता हूं कि लगभग सारे लोग इन आंसर से सहमत रहे होंगे, है ना। अंत भला, हाँ बेटा बेटा, हाँ लाइव है अभी। एक मिनट शांत रहिए। इस तरह से जो ऑनलाइन है वो सुने। ऑनलाइन में विद्यार्थियों की रीजनिंग कुछ क्लास बाकी है, वो रीजनिंग क्लासेस आगे होंगी। रोज प्रश्न न पूछा करो कि रीजनिंग क्लास कब पूरी होगी। कुछ तो लिखते हैं कंप्लीट हो गई, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, उसमें पूरी दुनिया देखना है। ये कॉम्प्रहेंशन एक पार्ट था जो आपको आज कंप्लीट करा दिया गया। कॉम्प्रहेंशन पे मेरा फोकस प्रैक्टिस पे नहीं था, आपको सिखाने पे था। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपने सीख भी लिया होगा और मछली के आंख पर आप धनुष से तीर चला भी लेंगे, निशाना भी लगेगा और आपका विवाह भी हो जाएगा। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं।